दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 जनवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के बिहार के टॉप न्यूज। दोस्तों कोरोना वैक्सीन की पहली खेप कल पटना पहुंच गई। जी हां, स्पाइस जेट के विमान से दिन के 1:30 बजे वैक्सीन पटना पहुंची। जी हां, पहली खेप में 5.5 लाख वैक्सीन की डोज पटना पहुंची है। डीप फ्रीजर वाहन से वैक्सीन को पटना एयरपोर्ट से एनएमसीएच स्टेट यूनिट में भेजा गया और वहां से पूरे बिहार में सप्लाई होगा। एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और प्रधान सचिव अमृत प्रत्यय भी मौजूद थे और मंगल पांडे ने वैन को रवाना किया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि आज 100 देसी वैक्सीन हमारे पटना में आया है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। आज भारत आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि सबसे ज्यादा योगदान भारत के चिकित्सकों का है। मंगल पांडे ने कहा कि हम टीकाकरण को लेकर पूरी तरीके से तैयार हैं। जी हां, आपको बता दें कि करीब 5.5 लाख डोज बिहार पहुंचे हैं, जो 46 कार्टूनों में भरकर लाया गया है, जबकि इसकी कुल वजन 1472 किलो है। जी हां, एनएमसीएच पहुंचने के बाद वैक्सीन को पूरे राज्य में भेजा जाएगा। दोस्तों देश के कई हिस्सों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने और अलर्ट जारी होने के बाद इसका प्रभाव बिहार तक में भी देखने को मिल रहा है। जी हां, प्रदेश के अंडा और मुर्गा व्यवसाय पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बिहार में बर्ड फ्लू की आशंका ने अंडा और मुर्गे के धंधे पर जबरदस्त चोट किया है। जी हां, कई जगहों पर इसकी कीमतों में भारी गिरावट आई है। बिहार के किसी भी जिले में अभी तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसकी आशंका से बिहार में दहशत फैला हुआ है। अधिकतर लोग अंडा और मुर्गा को अपने भोजन की थाली से दूर रखने लगे हैं, जिसका सीधा असर इस व्यवसाय से जुड़े लोगों पर भी पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हर साल ठंडा में अंडा और मुर्गा की तेज डिमांड होती है, लेकिन इस बार यह डिमांड अचानक से नीचे गिर गई है। यह राजधानी पटना में देसी मुर्गे का भाव 220 रुपए से घटकर 200 रुपए पर आ चुका है। दुकानदारों की माने तो खरीदारों की संख्या में भारी कमी आने के कारण बिक्री में 40 से 45% तक की कमी आई है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जी हां, इसे केंद्र की मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने समस्या के समाधान के लिए कमेटी का भी गठन कर दिया है। सरकार और किसानों के बीच लंबे वक्त से चल रही बातचीत का हल न निकलने पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है। अब इस मसले को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। इस कमेटी में कुल 4 लोग शामिल होंगे। जी हां, कोर्ट ने कहा है कि हम कानून पर रोक लगा सकते हैं, पर इससे बात नहीं बनेगी। हमारे पास कमेटी बनाने का अधिकार है, हम समस्या का हल चाहते हैं। दोस्तों भारत में शराब की तस्करी का धंधा हर रोज फलता फूलता जा रहा है। यही वजह है कि तस्कर आए दिन कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ ही लेते हैं जिसके जरिए उनका कारोबार चलता रहे। जी हां, इन दिनों बिहार से एक ऐसी ही खबर सुनने में आ रही है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हां, दरअसल यहां शराब का अवैध धंधा करने के लिए तस्कर ने ऐसा दिमाग लगाया है कि हर कोई देखकर हैरान रह गया। बिहार में शराब की तस्करी और उसके स्टोरेज का एक ऐसा नया मामला सामने आया है। जी हां, गोपालगंज जिले में शराब तस्करों ने चूहे के बिल का इस्तेमाल करके उसके अंदर शराब का गोदाम बना रखा था। जी हां, कार्रवाई के दौरान चूहे के बिल की शक्ल वाले गोदाम से सैकड़ों बोतल शराब बरामद की गई। जी हां, तस्कर ने इसे बेचने के लिए चूहे के बिल में छिपा कर रखा था। गोपालगंज के उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि मांझागर के शेख टोली गांव में शराब तस्कर ने भारी मात्रा में शराब छुपा कर रखी हुई है। जी हां, इसी सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम शेख टोली के रहने वाले मनोज कुमार के घर पर छापेमारी की, लेकिन छापेमारी में तस्कर के घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। जब उत्पादन विभाग की टीम ने बड़े ध्यान से तलाशी ली तो फिर वहां पर चूहे का एक बिल दिखाई दिया। इस बिल को जब बड़ा किया गया यानी कि खोदा गया तो इसको देखकर उत्पाद विभाग की टीम की आंखें फटी की फटी रह गई। जी हां, चूहे की बिल में कई बोतल विदेशी शराब छुपा कर रखी गई थी। इस मामले में घर के मालिक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दोस्तों आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि बिहार में 2021 में महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। जी हां, वाराणसी पहुंचे तेज प्रताप यादव ने 2021 में बिहार में सरकार बनाने का दावा कर दिया है। काशी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे तेज प्रताप यादव ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि 2021 में हमारी सरकार आ रही है। जी हां, नीतीश सरकार के गिरने के सवाल पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि सरकार अभी ही गिर गई है। सरकार को सत्ता में आए 2 महीने पूरे हो चुके
हैं, लेकिन अभी तक ना तो कैबिनेट का विस्तार हुआ है और न ही राज्यपाल कोटे के विधान परिषद सीटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला सामने आया है। जहां वही कोरोना वैक्सीन को लेकर तेज प्रताप यादव ने फिर कहा है कि पहले कुर्सी पर बैठे लोगों को वैक्सीन लगवाना चाहिए, इसके बाद जो आप लोग सवाल कर रहे हैं आपको लेना चाहिए, फिर हम सोचेंगे। दोस्तों बिहार में एक बार फिर से ठंड बढ़ाने वाली पछुआ हवा ने दस्तक दे दी है। जहां सीमांचल मिथिलांचल समेत पटना और गया में अधिकतम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा बह रही है। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों तक पहुंची पछुआ के रुख को देखते हुए मौसमविदों का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों तक पारे में गिरावट के आसार हैं, यानी कि इसी तरीके से बने रहेंगे। कल सीमांचल मिथिलांचल और पटना सहित पूरे बिहार में दोपहर बाद जैसे तैसे सूरज ढलता गया, ठंड बढ़ती गई। जी हाँ, उसके एक दिन पहले सोमवार को भी राज्य के ज्यादातर भाग में आंशिक बादल छाए रहने की वजह से न्यूनतम पारे में कोई खास बदलाव नहीं आया, लेकिन अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री की कमी देखी गई। पूर्णिया का अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटे में 4 डिग्री नीचे आया। इस वजह से दिन में भी ठंड की स्थिति रही। गया, भागलपुर और पटना में भी 1 से 1.5 डिग्री अधिकतम तापमान में गिरावट आई। जी हाँ, बिहार में शिवहर सबसे ठंडा रहा। शिवहर जिला सबसे ठंडा रहा। जी हाँ, न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जी हाँ, पटना को छोड़कर बिहार के बाकी शहरों में आसमान में बादलों का आंशिक बसेरा बना हुआ है। इस वजह से न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री तक ऊपर है। जैसे तैसे हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, रात के तापमान में गिरावट आएगी। दोस्तों बिहार के नए नवेले दरभंगा हवाई अड्डा को अब पंख लगने लगे हैं। जी हां, हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या न सिर्फ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बल्कि दूसरे शहरों के लिए भी नई उड़ान सेवा लगातार बढ़ रही है। महज 2 महीने पहले ही शुरू हुए दरभंगा हवाई अड्डा से 3 महानगरों के लिए सीधे उड़ान थी, लेकिन सोमवार से चौथी उड़ान सेवा दरभंगा से अहमदाबाद के लिए शुरू हो गई है, शुरू कर दी गई है। दरभंगा खराब मौसम के बीच फ्लाइट थोड़ी देरी से आई और गई, इसके बावजूद भी हवाई सफर करने वाले यात्रियों में जबरदस्त खुशी देखी गई। दोस्तों खादी और ग्रामोद्योग ने गाय के गोबर से एक नया पेंट विकसित किया है। जहां इस पेंट को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी लॉन्च करेंगे। जहां इस पेंट का नाम खादी प्राकृतिक पेंट है। यह पेंट एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुणों के साथ पर्यावरण अनुकूल उत्पाद है। जी हां, इस खादी प्राकृतिक पेंट में गाय के गोबर का इस्तेमाल किया गया है। मंत्रालय के बयान के अनुसार खादी प्राकृतिक पेंट की लागत भी कम है और यह गंधहीन है, यानी कि यह गंध भी नहीं करता है। इस पेंट को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित किया गया है। दोस्तों तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह सीएम नीतीश कुमार और एनडीए नेताओं को खुली चुनौती दे डाली है। जी हां, यही नहीं, तेजस्वी यादव ने डबल इंजन की सरकार से लेकर केंद्रीय मंत्री तक को चुनौती दे डाली है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की डबल इंजन सरकार एनडीए के अनेक दलों, एनडीए के 40 में से 39 लोकसभा सांसदों, 9 राज्यसभा सांसदों, बिहार से केंद्र में आधा दर्जन मंत्रियों, 2-2 उप मुख्यमंत्रियों और मुख्यमंत्री की क्या इतनी नैतिक और राजनीतिक औकात है कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिला सके। आपको बता दें कि 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल हुए थे, जहां विश्वविद्यालय की जमकर तारीफ भी की गई थी। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की मांग की, लेकिन आज तक यह मांग पूरी नहीं हो पाई। सीएम नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि दर्जा मिलने के पटना विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, जिसको लेकर विपक्ष लगातार एनडीए सरकार पर सवाल उठाता रहा है। यह बिहार के विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिलने पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर चिंतित हैं और जल जीवन हरियाली जैसे कार्यक्रम लगातार चला रहे हैं, इसको लेकर वो प्रदेश के जिलों में भी यात्रा कर चुके हैं, लेकिन अगर उनके अधिकारी ही लापरवाह हो तो सीएम नीतीश कुमार के सपने कैसे पूरे होंगे। जी हां, दरअसल बीते साल 2020 में 10 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली यात्रा के 7वें चरण में जमुई पहुंचे थे। यहां गिद्धौर प्रखंड के बनाडीह में एक मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इस दौरान बनाडीह प्राथमिक विद्यालय और कुसमा आहार के चारों तरफ सैकड़ों पौधे लगाए गए थे, लेकिन विभाग के अधिकारी और कर्मी या फिर स्थानीय लोगों की लापरवाही का नतीजा है कि महज 1 साल बीते बीते यहां 1 दर्जन पौधे भी सही सलामत नहीं है। जी हां, आहार के बांध पर या फिर स्कूल के आसपास के लगे पौधे कहां चले गए किसी को भी नहीं पता। आहार पर बने हुए बांध की सड़क की ईंट सोलिंग कई जगह उखड़ चुकी है। स्कूल के पास जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक किचन गार्डन भी खो गया है। गिद्धौर के बनाडीह गांव में अब मात्र 5 या
या फिर 6 पौधे हैं। यही नहीं, स्कूल परिसर में लगाया गया जैविक किचन गार्डन भी बर्बाद हो गया है। स्कूल परिसर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों से पौधारोपण किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीपल, पाकर, बरगद और गुलड़ के बीच तुलसी का पौधा लगाया गया था। इसमें से मात्र एक पौधा ही सही सलामत है। जिस योजना का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया था, इस शिलापट से पत्थर भी गायब हो गया है। दोस्तों, केस की जांच में लापरवाही बरतने वाले किशनगंज टाउन थाना के 5 आईओ पुलिस कप्तान के रडार पर हैं। जी हां, किशनगंज के एसपी कुमार आशीष ने 5 ऐसे अनुसंधानकों की सूची तैयार की है जिस पर इसी सप्ताह में कार्रवाई करते हुए उनका डिमोशन भी किया जाएगा। जी हां, उसी थाने में ये दारोगा या फिर जमादार, सिपाही या फिर कनीय पदाधिकारी बना दिए जाएंगे। किशनगंज की एसपी कुमार आशीष ने कहा है कि प्रत्येक थाना के सभी अनुसंधानकर्ताओं को हर महीने कम से कम 3 कमांडो का निष्पादन करना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं हुआ और समय सीमा के अंदर जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल नहीं की गई तो संबंधित आईओ पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जी हां, पुलिस मुख्यालय से प्राप्त निर्देश के बाद एसपी ने जिले के सभी थानाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिया है। दोस्तों, बिहार में कोरोना काल के दौरान बंद कर दिए गए स्कूलों को दोबारा खोल दिया गया है। करीब 9 महीने के बाद सूबे के यानी कि बिहार के स्कूलों को 4 जनवरी से फिर से खोला गया। हालांकि अभी केवल 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को स्कूल जाने की सशर्त अनुमति मिली है। कक्षा 8वीं तक के बच्चों को अभी भी स्कूल आने की अनुमति नहीं मिली है। 1-2 दिनों में इसे लेकर भी फैसला सामने आने की खबर सामने आ रही है। जी हाँ, कि जूनियर बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे या फिर नहीं। बिहार में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाने की हरी झंडी मिलने के बाद अब जूनियर बच्चों को लेकर भी जल्द ही फैसला सामने आने वाला है। जी, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि 1 से 2 दिनों के अंदर इस बात का फैसला ले लिया जाएगा कि जूनियर बच्चों के लिए स्कूलों को खोला जाएगा या फिर नहीं। जल्द ही इसे लेकर बैठक होने वाली है जिसमें सारे बिंदुओं पर चर्चा करके निर्णय लिया जाएगा। जी हां, वहीं उन्होंने कहा है कि बैठक में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूलों के खुलने के नतीजे पर भी समीक्षा होगी। इसी आधार पर जूनियर बच्चों के लिए भी स्कूलों को खोलने का अंतिम फैसला लिया जाएगा। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि आंदोलन कर रहे किसान की मांग को लेकर सरकार की नीयत साफ नहीं है और किसान उसके इरादे को समझते हैं, इसलिए सरकार की उन्हें समझाने की हर कोशिश नाकाम हो रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि किसान जानता है कि उन्हें उलझाने की कोशिश की जा रही है और इसलिए वे भी अपनी मांग माने बिना घर लौटने को तैयार नहीं है। जी हां, उन्होंने कहा है कि सरकार की सत्याग्रह किसानों को इधर उधर की बातों में उलझाने की हर कोशिश बेकार है। अन्नदाता सरकार के इरादों को समझता है, उनकी मांग साफ है। साथ ही राहुल गांधी ने लिखा है कि कृषि विरोधी कानून वापस लो। इससे पहले भी राहुल गांधी ने कहा था कि केंद्र सरकार की उदासीनता एवं अहंकार के कारण किसान आंदोलन के दौरान 60 से अधिक किसानों की जान जा चुकी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मोदी सरकार की उदासीनता और अहंकार ने 60 से अधिक किसानों की जान ले ली है। किसानों के आंसू पोंछने की बजाय ये सरकार उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि इस तरीके से क्रूरता सांगांठ वाले पूंजीपतियों के हितों को बढ़ावा देने के लिए है। राहुल गांधी ने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए ही चाहिए। दोस्तों, कल बिहार कांग्रेस कार्यालय में 2 गुटों के बीच में जमकर मारपीट की गई है। जी हां, जिसे देखते ही देखते बवाल इतना बढ़ गया है कि पार्टी नेताओं के बीच कुर्सियां चलने लगी। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के बिहार राज्य के नए प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। तभी बोलने को लेकर कांग्रेस नेता आपस में ही भिड़ गए और मारपीट करने लगे। जी हां, इस दौरान मीटिंग हॉल में माहौल काफी गर्म हो गया और एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकने लगे। किसान मोर्चा के नेता राजकुमार सिंह ने कुर्सी फेंकना स्टार्ट किया और फिर देखते ही देखते हंगामा होने लगा। मीटिंग में हंगामा होने के बाद नए प्रभारी भक्त चरण दास ने खुद पार्टी नेताओं को समझाया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जी, समझाने के बाद भी वे मानने को तैयार नहीं दिखे। दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर कड़ाके की सर्दी में दिल्ली की सीमाओं पर राजधानी दिल्ली में जारी किसान आंदोलन का आज 49वां दिन है। जी, दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन महिलाओं और बच्चों की मौजूदगी, आंसू गैस के गोले और फिर पानी की बौछारें हर एक दिन हो रही है और इतने सबके बावजूद सरकार कोई हल नहीं निकाल पाई। जी हाँ, वहीं दूसरी तरफ राजनेता इस आंदोलन को लेकर विवादित बयान देते नहीं चूकते हैं। अब बीजेपी के सांसद एस गुनीस्वामी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों को प्रदर्शन करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि बिचौलिया है या फिर फर्जी किसान ये पिज्जा, बर्गर और KFC का खाना खा रहे हैं। साथ ही बीजेपी सांसद ने कहा है कि किसान वहां जिम बनाया है, अब ये ड्रामा बंद होनी चाहिए। आपको बता दें कि यह पहला मामला नहीं है जब भाजपा नेताओं ने इस आंदोलन पर सवाल उठाए हो। इससे पहले भी कई भाजपा नेताओं ने इस किसान आंदोलन को लेकर कई तरह के अनर्गल बातें करते आ रहे हैं।
दोस्तों, देश के 10 राज्यों तक बर्ड फ्लू की आंच पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार ने इसकी पुष्टि की है। जी हां, बर्ड फ्लू के कारण इन राज्यों में पक्षी दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। जी हां, पक्षी बर्ड फ्लू की चपेट में आते जा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों में बर्ड फ्लू की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सभी राज्यों से इसका फैलाव रोकने के लिए सावधान रहने को कहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय प्रशासन से जल निकायों के आसपास चिड़ियाघरों और मुर्गी पालन केंद्रों पर निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। यह सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन राज्यों को और अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है जहां बर्ड फ्लू का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इसके फैलाव को रोकने के लिए जिलाधिकारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा है कि मेरा आग्रह है कि प्रभावित राज्य के मुख्यमंत्री मुख्य सचिवों के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों का मार्गदर्शन करें। जिन राज्यों में भी बर्ड फ्लू नहीं पहुंचा है वहां की राज्य सरकारों को भी पूरी तरीके से सतर्क रहना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें सभी राज्य स्थानीय प्रशासन को वाटर बॉडीज के आसपास, पक्षी बाजारों में, चिड़ियाघरों और फिर मुर्गी पालन केंद्र पर निरंतर निगरानी रखनी है ताकि पक्षियों की बीमार होने की जानकारी प्राथमिकता पर मिले। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बर्ड फ्लू की जांच के लिए जो प्रयोगशालाएं हैं वहां समय पर सैंपल भेजने से सही स्थिति का जल्दी पता लगेगा और स्थानीय प्रशासन भी उतनी ही तेजी से कार्रवाई कर पाएगा। दोस्तों, भारत के सबसे अमीर आदमी के बारे में अगर पूछा जाए तो हर कोई इसका जवाब दे सकता है। इसका जवाब होगा मुकेश अंबानी। मगर पूछा जाए कि भारत की सबसे अमीर महिला कौन है तो शायद काफी लोग इसके जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर आपको भी नहीं पता तो चलिए जानते हैं कि भारत की सबसे अमीर महिला कौन है और उसका नाम क्या है। तो सबसे अमीर महिला का नाम है सावित्री जिंदल। जी हां, हाल ही में ब्लूमबर्ग की ओर से रिलीज की गई सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में भी सावित्री जिंदल का नाम शामिल है। सावित्री जिंदल को ब्लूमबर्ग की दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों में स्थान मिला है। इस लिस्ट के अनुसार सावित्री जिंदल की दुनिया भर में 324वें रैंक है। जी हां, वही भारत की बात कर तो सावित्री जिंदल सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 13वें स्थान पर हैं। दुनिया में 324वां और भारत में 13वां स्थान हासिल करने वाली सावित्री जिंदल कई सालों से भारत की सबसे अमीर महिला बनी हुई है। साल 2010 में भले ही उनकी संपत्ति में गिरावट आई थी, लेकिन अब जिंदल ने फिर से नेटवर्थ में ऐतिहासिक इजाफा किया है। जी हां, और 2010 से अब तक भारत के सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल बनी हुई है। दोस्तों, सुपौल जिला के प्रतापगंज देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में रेल मार्ग के सफर करने की हसरत लिए बैठे सुपौल जिला के लोगों में ट्रायल इंजन के पहुंचते ही खुशी का लहर दौड़ गई। जी हां, 20 जनवरी 2012 यानी कि बीते 9 सालों के बाद प्रतापगंज रेलवे स्टेशन पर बड़ी रेल लाइन का पहला ट्रायल इंजन पहुंचा। यह देखकर वहां मौजूदा लोगों ने कहा है कि करीब दशकों भर बाद ट्रेनों के चलने की आस जग गई। रेल इंजन की सीटी बजते ही हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे और फिर बुजुर्ग प्रतापगंज स्टेशन पर उमड़ पड़े। जी हां, सालों बाद रेलवे स्टेशन पर इंजन को देखने को लेकर लोगों में खुशी का माहौल था। लोगों ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही महीने पहले कोसी नदी पर बने रेल महासेतु पर ट्रेन परिचालन को हरी झंडी दिखाई थी। लोगों को अब लगने लगा कि जल्द ही रेल की सवारी करने का सपना पूरा होगा। रेल परिचालन के लिए उत्सुक लोग एक दूसरे से पूछते दिख रहे थे कि आखिर कब से ट्रेनों का चलना प्रारंभ होगा। दरअसल पिछले साल से ही सहरसा से सरायगढ़, आसनपुर और राघोपुर तक बड़ी रेल लाइन की ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ है। जी, इसके बाद राघोपुर से फॉरबिसगंज के बीच धीमी चल रही आमान परिवर्तन कार्य में तेजी गति देखी गई। इसी कड़ी में 9 वर्षों बाद 11 जनवरी 2021 को दोपहर 1:30 बजे सहरसा से ट्रेन इंजन प्रतापगंज स्टेशन पहुंचा तो लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। जहां एक तरफ उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र की बर्ताव से खफा है तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी पीछे हटते दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी हां, किसानों ने साफ कह दिया है कि अगर सरकार नहीं मानी तो लोहड़ी तो क्या, होली भी यही मनाएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंगू बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन का आज 49वां दिन भी लगातार जारी है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिना किसी का नाम लिए कहा है कि वे देश को बांटने की इजाजत नहीं देगी और वे लोगों के लिए ही काम करती रहेगी और उनके लिए ही जिएगी और मरेगी। जी हां, ममता बनर्जी ने कहा है कि आजादी के बाद से ही देश ने कई समस्याओं का सामना किया है लेकिन देश का बंटवारा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि मैं देश को तोड़ने और बांटने की इजाजत नहीं दूंगी। मैं लोगों के लिए जीऊंगी, उनके लिए काम करूंगी और यहां तक कि आम लोगों के लिए ही मरूंगी। स्वामी विवेकानंद की जयंती की पूर्व संध्या पर ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्होंने कहा था कि भारत में किसान, मोची और दलित समेत सभी वर्गों के नेता होंगे।
दोस्तों नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का सामना करने से बचना चाह रहे हैं। जी हां, क्योंकि विधानसभा चुनाव के 3 दिनों का सत्र बुलाने के फैसले से ये सवाल उठ रहे हैं। जी हां, चुनाव के दौरान हजारों लाखों लोगों की ताबड़तोड़ सभाएं करने वाली सरकार को ये अब लग रहा है कि अगर विधानसभा का लंबा सत्र बुलाया गया तो कोरोना फैल सकता है, कोरोना फैल जाएगा। सत्ता में बैठी पार्टी अपने नेताओं कार्यकर्ताओं की ताबड़तोड़ बैठक कर रही है, लेकिन विधानमंडल के सत्र के डर लग रहा है। लिहाजा सरकार 1 महीने तक चलने वाले विधानमंडल के बजट सत्र को 3 दिनों में खत्म करना चाह रही है। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोलने के बाद सरकार की योजनाएं खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है। इस बीच सवाल यह उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का सामना करने में डरने लगे हैं। जी हां, दरअसल शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मिलने के लिए बुलाया था। स्पीकर ने तेजस्वी यादव को बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन को देखते हुए यह तय किया जा रहा है कि विधानमंडल का बजट सत्र सिर्फ 2-3 दिनों का हो। विधानसभा अध्यक्ष की तेजस्वी यादव से मीटिंग के बाद सरकार के इरादे सामने आए हैं। जी हां, दरअसल बिहार में विधानमंडल का बजट सत्र ही एकमात्र मौका होता है जब सदन 1 से 1.5 महीने तक चलता है। विधानसभा और विधान परिषद का मानसून और शीतकालीन सत्र भी होता है, लेकिन यह सिर्फ 3-4 दिनों तक का होता है, जिसमें सरकार अपने जरूरी काम निपटा लेती है। दोस्तों मुजफ्फरपुर में घूस मांगने के आरोप में आईजी ने अहियारपुर थाने के दारोगा को सस्पेंड कर दिया है। यह बताया जा रहा है कि दारोगा ने एक केस में आमर्स एक्ट की धारा हटाने के लिए 50,000 रुपए घूस की मांग की थी, जिसका ऑडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा था। जी हां, बाद में जब आईजी ने संज्ञान लिया तो ऑडियो सही पाया गया। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। जी हां, उसके साथ ही विभागीय कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। दोस्तों कोरोना महामारी के बीच देश में बर्ड फ्लू ने अब तेजी से पैर पसारना शुरू कर दिया है। जी हां, देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। वहीं अब बर्ड फ्लू का संक्रमण जंगलों तक भी पहुंच गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने बताया कि अब बर्ड फ्लू हिमाचल प्रदेश, गुजरात, केरल के जंगलों और संरक्षित इलाकों में भी मिल चुका है। यहाँ कई प्रवासी बत्तख संक्रमित पाए गई हैं। जी हां, जबकि बाकी राज्यों में बर्ड फ्लू ने पोल्ट्री को प्रभावित किया है। ऐसे में जंगलों में फैलने से जानवरों की विलुप्त हो रही प्रजातियों पर खतरा मंडराने लगा है। दोस्तों भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के सोमवार को दिए गए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए उनके फोटो पर बिंदी चिपकाकर और चूड़ी भेंट करके विरोध प्रदर्शन किया। विरोध कर रही भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिस तरीके से राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए भाजपा नेता के ऊपर कटाक्ष किया है, उससे राजद की मानसिकता साफ झलकती है। वह इसी तरीके से अपमानित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और जेडीयू सांसद ललन सिंह को लेकर कहा था कि वे इन लोगों के बयान पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि आप ही बता दो, हर भौंकने वालों का जवाब देना जरूरी है क्या। जगदानंद सिंह के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। जी आज भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जगदानंद सिंह के फोटो पर बिंदी चिपका कर और चूड़ी पहनाकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उन्हें चूड़ी भी भेजी गई। दोस्तों बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब वो पुलिस वालों को भी टारगेट करने लगे हैं। जहां क्राइम कंट्रोल का दावा करने वाली पुलिस अपना ही बचाव नहीं कर पा रही है। ताजा मामला बिहार के बेतिया के नवलपुर के खलवा टोला के पिपरिया की है, जहां वारंटी को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें जमादार कलेक्टर सिंह और सिपाही अखिलेश गिरी गंभीर रूप से घायल हो गए। जी हां, घटना के बारे में थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस की एक टीम पिपरिया गांव में वारंटी बाबूलाल मुखिया को पकड़ने गई थी। बाबूलाल मुखिया के विरुद्ध न्यायालय से गिरफ्तारी का वारंट एक मामले में जारी था। जब पुलिस टीम ने छापेमारी करके बाबूलाल मुखिया को गिरफ्तार कर लिया, तभी उसके समर्थक जुड़ गए और फिर पुलिस टीम पर लाठी डंडे से हमला बोल दिया, जिसमें 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोस्तों हाल ही में 1 सप्ताह से अधिक समय तक हड़ताल पर रहे बिहार के हजारों जूनियर डॉक्टरों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि नीतीश सरकार ने उनका मानदेय बढ़ा दिया है। जी हां, बिहार सरकार के अपर सचिव कौशल किशोर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जूनियर डॉक्टरों को मिलने वाले मानदेय में 23,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल टूटने के 11 दिन बाद नीतीश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। हम आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टरों में मानदेय को लेकर भारी आक्रोश था, जिसे लेकर वे 23 दिसंबर को हड़ताल पर चले गए थे।
दोस्तों पिछले 15 साल के दौरान बिहार के विकास की गाथा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी को ऑनलाइन बताएंगे। जी हां, इसे अमेरिका समेत तो दुनिया के सभी लोग सुन सकते हैं। बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका और न्यूयॉर्क स्थित कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में भारतीय समय अनुसार सुबह 9 बजे से 10 बजे तक मुख्यमंत्री का संबोधन होगा। इसमें शामिल होने के लिए जूम ऐप का उपयोग किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री पहले के अशांत बिहार से लेकर मौजूदा समय के विकास युक्त शांत बिहार तक के सफर तक का चित्रण प्रस्तुत करेंगे। इस क्रम में उनका संवाद विदेशों में रह रहे कुछ बिहारियों से भी होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि नीतीश उनसे बिहार में निवेश करने की अपील कर सकते हैं। यह जानकारी जदयू नेता संजय कुमार झा ने ट्वीट करके दी है। दोस्तों बस और ऑटो में सफर करने के दौरान मास्क लगाना तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए सोमवार को राज्य भर में यानी कि पूरे बिहार भर में विशेष सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन मालिक, बस ड्राइवर, कंडक्टर, यात्री समेत लगभग 818 लोगों पर कार्रवाई की गई, जिसमें से बिना मास्क 515 और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 214 वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया गया। वहीं 89 वाहनों को जब्त किया गया। यह परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मुख्य सचिव बिहार के निर्देश के आलोक में सभी जिलों में टीम गठित करके विशेष अभियान चलाया गया। इस संबंध में सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बसों और 3 पहिया वाहनों में कोरोना के गाइडलाइन का पालन हो रहा है या फिर नहीं, इसकी जांच की जाए एवं नियमों के उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई की जाए। दोस्तों कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल अहम सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने अगले आदेश तक 3 कृषि कानूनों को लेकर लागू करने पर रोक लगा दिया। इसके अलावा कोर्ट ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की शिकायतों पर गौर करने के लिए एक समिति का गठन कर दिया। इधर कोर्ट के आदेश के बाद अब चर्चा शुरू हो गई है कि क्या किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि कोर्ट ने अपने आदेश में आखिर क्या क्या सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल तीनों कृषि कानूनों को होल्ड में डाल दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद किसानों में खुशी नजर नहीं आई। किसान नेताओं ने कोर्ट के आदेश के बाद भी आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दे डाली है। किसान नेताओं ने कहा है कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को पूरी तरीके से रद्द नहीं कर देती है, तब तक वे दिल्ली बॉर्डर से नहीं हटेंगे। सिंगू बॉर्डर पर एक प्रदर्शनकारी किसान ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा है कि कानूनों पर रोक का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि यह सरकार का एक तरीका है कि हमारा आंदोलन बंद हो जाए। यह सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, यह सरकार का काम था, सांसद का काम था और संसद इसे वापस ले। जब तक सांसद ये बिल वापस नहीं लेंगे, हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन के बिंदर सिंह गोलेवाल ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट से विनती करना चाहते हैं कि कानूनों पर रोक नहीं बल्कि पूरी तरीके से कानूनों को रद्द करने का फैसला करना चाहिए, क्योंकि 1.5 महीने हो गया है, सरकार इस पर कुछ सोच नहीं रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम जनता के जीवन और फिर संपत्ति की रक्षा को लेकर चिंतित हैं। कोर्ट ने सख्त तेवर में कहा है कि कोई ताकत हमें नए कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए समिति का गठन करने से नहीं रोक सकती। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने किसान संगठनों से सहयोग मांगते हुए कहा है कि कृषि कानूनों पर जो लोग सही में समाधान चाहते हैं वे समिति के पास जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को लेकर 4 सदस्यीय समिति गठन करती है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता भूपेंद्र सिंह मान और क्षेत्र कार्य संगठन के अनिल घानवत शामिल होंगे। इसके अलावा प्रमोद कुमार जोशी और फिर कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी समिति के अन्य 2 सदस्य होंगे। गौरतलब है कि करीब 1.5 महीने से हजारों किसान दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर जमे हुए हैं। किसानों ने कृषि कानूनों को पूरी तरीके से रद्द करने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले जाएंगे, तब तक वे बॉर्डर से हटने वाले नहीं हैं। सरकार और किसान नेताओं के बीच अब तक 9वें दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई भी नतीजे अब तक नहीं निकल रहे हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।